तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व एग्जाम्पल सीरीज़ 12.8 तक लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.9। इसके अंदर एक सर्किट डायग्राम दिया है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। ये R1, R2, R3, R4, R5, तो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस हैं। सबका वैल्यू दिया है R1, R2, R3, R4, R5 और यहाँ पर एक बैटरी लगा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का एक बैटरी का सिस्टम लगा है। फाइंड करने बोल रहा है कि इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट। तो जब हमने फॉर्मूला किया है तो वो फॉर्मूला के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, बराबर, टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि सर्किट में रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया गया है। और जब सबका सिंप्लीफाई करके हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा हमें कि इसमें कैसे कनेक्शन हुआ है। तो वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये प्लस है और ये माइनस है, करंट ऐसे निकलेगा। मान लीजिए आई अमाउंट का करंट निकला, वो आई यहाँ पर आया। अब मैं ये ऐसा मानता हूँ कि मान लीजिए ये पानी का पाइप है और यहाँ से पानी फ्लो के आ रहा है। अगर ये पाइप को दो रास्ते दिखेंगे तो ये पानी क्या करेगा, ये दोनों ही पाइप में फ्लो होगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा। आय का एक पार्ट उधर जाएगा, आय का एक पार्ट इधर आएगा। तो यहाँ पर ये पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पानी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो पानी जब डिवाइड हो जाता है या करंट जब डिवाइड हो जाता है तो कनेक्शन जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। करंट जब डिवाइड हो गया तो कनेक्शन किस में है, पैरेलल में। यानी कि R1 और R2 जो है ये लोग पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चल के इनका एक इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, सिर्फ ये दोनों का एक इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम बोलेंगे सिंस R1 एंड R2 आर connected in parallel, let RE1 be its effective resistance। तो इन दोनों का जो एक मान है इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या लिया हमने, RE1 ले लिया। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो दैट सिंपली मीन्स 1/RE1 will be equal to 1/R1 plus 1/R2। therefore 1/RE1 will be equal to 1/R1। R1 का वैल्यू है 10 तो उसकी जगह पर आ जाएगा 10 प्लस 1/R2 और R2 का वैल्यू है 40। अब सिंपली हम जब मैथ्स को अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 40 है, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता था 40 के लिए, तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 1/RE1 इज इक्वल टू A1 4 ज़ा 4 और प्लस 1, 4 + 1 5 और नीचे कितना आ गया 40। अब इसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो RE1 हो गया 40/5 और 40/5 क्या हो जाता है 8 ओम्स। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये सम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर हमारा आंसर आया कितना आया, 8 ओम्स आया। ओके, अब यहाँ पर आते ये ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में, तो ये वाले ब्रांच में क्या कनेक्शन है वो देख लेते पहले। तो इसमें सेकेंड स्टेप में ये क्लियर है कि जब करंट जैसे यहाँ पर आएगा, द मोमेंट द करंट विल कम हियर, तो यहाँ से
आई का एक पार्ट था I1, एक पार्ट था I2। ये दोनों यहाँ से निकले, यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, और वापस यहाँ के क्या बन गया, I बन गया। तो ये पूरा आई वापस आया और यहाँ पर आया। यहाँ पर जैसे आया, अगेन इसको कितने रास्ते दिखेंगे बच्चों, इसको दिखेगा 3 रास्ते। तो ये तीनों रास्ते में जाएगा, तो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब करंट डिवाइड हो गया तो कनेक्शन किस में होते हैं बच्चों, कनेक्शन होते हैं पैरेलल में। तो ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम फिर से एक बार कहेंगे, नाउ R3, R4 and R5 are connected in parallel, बराबर। let RE2 be its effective resistance। RE2 इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इन तीनों रेजिस्टेंस का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम कहेंगे 1/RE2 will be equal to 1/R3 plus 1/R4 plus 1/R5। इसमें बड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/RE2 जो हो जाएगा 1/R3, R3 का वैल्यू 30 है, प्लस 1/R4, R4 का वैल्यू 20 है, प्लस 1/R5, R5 वैल्यू 60 है। तो ये 30, ये 20 है, 60। तो यहाँ पर भी LCM अप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 LCM होगा, तो इसको 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। इसको 60 मल्टीप्लाई बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, और ये तो खुद 60 है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैसा दिखेगा 1/RE2 जो है ये 1/60 प्लस 1, सॉरी ये 1 2 2, 2/60, 1 3 3, 3/60 प्लस 1/60। तो ये पूरा हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 1 6/60। तो उल्टा क्या हो जाएगा, RE2 हो जाएगा 60/6, दैट इज 10 ohms। इसका रेसिप्रोकल लिया तो RE2 हो जाएगा 10 ohms, ठीक है। अब हमें बनाना पड़ेगा एक इक्विवेलेंट सर्किट। ये सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा कि अब जो है ये सब बैटरी वैटरी सही है, यहाँ पर आ गया है एक दूसरा सर्किट, और यहाँ पर आ गया एक दूसरा रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो है वो RE1 है, और यहाँ पर जो है वो RE2 है, ठीक है ना। क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मिल गया हमें 8, और इसका इक्विवेलेंट मिल गया हमको RE2, दैट इज 10 ohms। तो अब सर्किट ऐसा एकदम यहाँ से ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। अब जो करंट निकलेगा वो करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर भी कौन आएगा, आएगा। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है? नो, देर इज़ नो डिफरेंट करंट विच इज़ फ्लोइंग इन बोथ ऑफ देम। यहाँ पर कैसा हो रहा था, I1 जा रहा था, I2 जा रहा था, अलग अलग करंट, तो ये पैरेलल में थे। बट हियर ऑल्सो क्या आ रहा है, I1 ही आ रहा है, और इसमें भी I ही जा रहा है। ये पार्ट में भी I ही फ्लो हो रहा है, एंड इन दिस पार्ट ऑल्सो I इज़ फ्लोइंग। तो करंट डिवाइड नहीं हुआ है ना, करंट कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा है, बराबर। तो ये कनेक्शन जो है दोनों का, ये सीरीज़ में कनेक्शन है। जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन इनका है इक्विवेलेंट्स का, वो सीरीज़ कनेक्शन है। तो थर्ड पार्ट जो होगा, थर्ड पार्ट R resistance S in series will be RE1 plus RE2, that is 8 plus 10, that is 18 ohms। पूरा कितना हो जाएगा, 18 ohms। तो RS पूरा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 18 ohms, ये याद रहे। और फोर्थ स्टेप में हमें टोटल करंट फाइंड करना है। ओके, सो वी विश टू फाइंड टोटल करंट इन द फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप ले लेता हूँ मैं। ओम्स लॉ तो पता ही आपको, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू ईयर होता है। तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, V अपॉन टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कौन है, RS। तो ये RS आ गया। I क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। V है 220 वोल्ट, और RS है हमारा, हाउ मच इज RS, sorry, V is not 220 volt, V is 12 volt now, battery is of 12 volt, I'm just sorry, here it is of 12 volt, here it is 12 volt battery,
बराबर, इसमें मिस्टेक हो गया था, तो ये 12/18, 12/18 ये 2/3 और 2/3 इज इक्वल टू, अगर ऐसा भी रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिवाइड कर दिया तो अच्छी है। तो या तो आंसर आपका 2/3 एम्पियर लिख दो, 2/3 एम्पियर और 0.67 एम्पियर, तो ये हमारा टोटल करंट हो जाएगा। तो आंसर में टोटल रेजिस्टेंस इज 18 ohms एंड टोटल करंट इज नथिंग बट 0.67 एम्पियर। उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 12.9। 12.10, ये क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक आयन दिया है और ये बोल रहा है कि जब उसे हम मैक्सिमम पर ऑपरेट करते हैं तो वो कुछ 840 वाट का पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना जो वर्ड दिया है ना, वो वर्ड दिया है इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट। तो कभी कभी ना ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये पावर दिया है, तो कभी भी ना नंबर के पीछे का यूनिट देख लो। अगर वॉट है तो वॉट इज़ यूनिट ऑफ पावर, और ये मैंने बहुत स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बता के रखा है कि आप पीछे के यूनिट को देख के पहचान सकते हो कि वो कौन सा क्वांटिटी है। तो वॉट है तो ये पावर है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयन के बारे में, वो जो उसका रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर्स इलेक्ट्रिक आयन का, तो इलेक्ट्रिक आयन का रेगुलेटर को अगर हम मैक्सिमम पर रख देंगे तो 840 वाट का पावर यूज़ करता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जो घर में हम उसको दे रहे हैं, बराबर, वो और कुछ नहीं है, कितना है, 220 वोल्ट है। हमें फाइंड करना है कि करंट कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, दूसरा, जब वो मिनिमम पर काम कर रहे हैं तो नॉब को घुमा के मिनिमम पे कर दिया, बराबर, उसका जो रेगुलेटर घुमा के मिनिमम पे कर दिया, तब वो पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो 360 वोल्ट का कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। आई और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर भी एक केस में फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम सम है, तो इसके लिए यहाँ पर P1 ले लेते पावर 1 और यहाँ पर P2 ले लेते पावर 2। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पर I1 ले लेते हैं, यहाँ पर I2 ले लेते हैं, यहाँ पर R1 ले लेते हैं, यहाँ पर R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ कंसिडरेशन हो गया। या फिर अलग अलग दोनों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो अलग अलग दोनों को एक लाइन बना के बीच में लाइन बना के क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वाला डिनोशन भी चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैक्सिमम वाले के लिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मिनिमम वाले के लिए ये बाजू में सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करो पावर का। पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं ये सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा तो ये ऐसा आ जाएगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V, I इज इक्वल टू P अपॉन V। ठीक है, तो ये मैक्सिमम के लिए ये I1 है, ये P1 है। तो I1 इज इक्वल टू P1 आपका 840 है और ये आपका 220 है, ये 0 0 कट, तो ये कुछ 84/22। और फर्दर डिनोट करोगे आप, क्या इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपके पास 3.82 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, 3.82 एम्पियर के आसपास। ठीक है, वही सेम फार्मूला P इक्वल्स टू वी आई अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया ये केस में, यानी पहला फाइन कर ले रहे हैं, करंट को फाइन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो I2 है वो हो जाएगा P2 अपॉन V और ये 360 अपॉन 220, ये हमारा I2, ये 0 0 कट। ठीक है, और ये 360 अपॉन 220 करेंगे तो ये 1.64 एम्पियर का करंट इस्तेमाल कर रहा है, ये I2 हो गया। अभी नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो उसके लिए V इक्वल्स टू अयर, ये फॉर्मूला याद होगा आपको, V इक्वल्स टू अयर। तो यहाँ से R हो जाएगा V अपॉन आई, R हो जाएगा V अपॉन आई। यहाँ पर ये 1 है तो R1 हो जाएगा V अपॉन I1 और यहाँ पर R2 हो जाएगा V अपॉन I2, ये ओम्स लॉ के हिसाब से। तो V है आपका 220, ये सुनो, V इज़ नथिंग बट इट इज़ 220 और ये है हमारा, ये वैल्यू में करंट है
3.82। ये वाले वैल्यू को आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, फ्रैक्शन में रख के यहाँ पर सॉल्व करोगे थोड़ा ईजी पड़ेगा। और ये अगर सॉल्व कर ले रहे हो आप तो ये आ जा रहा है 57.60 ओम्स रेजिस्टेंट। ये केस में ये V है 220 और I2 आया है 1.64, बराबर। I2 आया है 1.64। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 134.115 ओम्स। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इवन इफ़ यू आर कीपिंग इट इन फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम रेट के लिए जब ये मैक्सिमम है तो I का वैल्यू आ गया है 3.82 एम्पियर और रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया है 57.60 ओम्स। और यहाँ पर I का वैल्यू है 1.64 एम्पियर और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 134.15 ओम्स। ठीक है। नेक्स्ट सम 12.11, इसमें यह दिया है कि 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, बराबर। 100 joules of heat are produced in each second in 4 ohms resistance. Find the potential difference across the resistor. तो हीट प्रोड्यूस कुछ हो रहा है तो हमने H से डिनोट ले लिया और उसको कितना है 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ईच सेकेंड बोला है तो टाइम को हमने 1 सेकेंड ले लिया है इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। तो 4 ओम रेजिस्टेंस ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, वी नीड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ये फॉर्मूला कुछ ना कुछ हीट से रिलेटेड होना चाहिए, इट हैज़ टू बी रिलेटेड विथ हीट। तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, जूल्स लॉ के हिसाब से I²RT, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने हीट का, ठीक है। अब इसको अगर मुझे V कैलकुलेट करना है तो यहाँ V नहीं है तो आई नीड टू ब्रिंग V ईयर, ऑब्वियसली, है ना। V फाइंड, आई नीड टू फाइंड V, तो V तो है नहीं है, V में कन्वर्टेड नहीं है। तो एक और फॉर्मूला है V इक्वल्स टू ईयर, करेक्ट। तो यहाँ से R जो है, अगर R को मैंने फाइंड किया तो हो जाएगा V अपॉन आई, बराबर है। R विल बी V अपॉन आई एंड I विल बी V अपॉन R। ये दो कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस फॉर्मूला में व्हेन R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये सब्स्टिट्यूट करके चेक करता हूँ। ये फॉर्मूला में, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला में, ये 1 वाले में, जब R का वैल्यू अगर हमने V अपॉन आई लिया तो वो चेक करता हूँ मैं। ये मैंने पहले आपको ड्राइव करके बताया, लेकिन फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। तो H की जगह H होगा, I² की जगह I² हो जाएगा, R की जगह आ जाएगा V अपॉन आई और इंटू टी। ये I और ये I कैंसिल, तो H इक्वल्स टू VIT। एक ये फॉर्मूला बनता है। अब मैं देखता हूँ ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये 2 हो गया सेकेंड फॉर्मूला मेरा। वेदर आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला हियर और नॉट। H है, H मेरे पास है, यहाँ पर V फाइंड करना है, I नहीं है तो मैं I यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। आई कैन फाइंड सम डिफरेंट वे ऑफ फाइंडिंग I, बट आई डोंट नीड टू डू डैट। ये फॉर्मूला को यूज़ करके मैं I फाइंड कर सकता हूँ। अभी मैं थर्ड वाला ट्राई कर लेता हूँ। अगर when I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये चीज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। तो लेट अस गो बैक हियर। तो H कितना है, I की जगह क्या आ जाएगा V अपॉन R द होल स्क्वायर इंटू R इंटू टी। इसमें मैंने I का वैल्यू पहले वाली इक्वेशन में पुट किया तो H क्या आ गया V² अपॉन R² इंटू R इंटू टी। एक R कैंसिल हो गया तो H हो गया V² T अपॉन R। ये हीट का थर्ड फार्मूला मिल गया, बराबर। अब थर्ड फार्मूला में अप्लाई करके देखता हूँ। H का वैल्यू है यहाँ पर, इसमें V है ना, हाँ, तो V मिल सकता है। R का वैल्यू भी है यहाँ पर और टाइम भी है, तो आई विल यूज़ दिस थर्ड फार्मूला टू सॉल्व दिस सम। तो ये सम क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमारे टेक्स्ट बुक में पहले ही करंट फाइंड किया है, बाद में उसने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड किया है, बट वी विल नॉट डू डैट। हम डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करेंगे, बराबर। हमने बनाया क्यों, इतना मेहनत क्यों किया है, तो ये फार्मूला को यूज़ करता हूँ। तो सिंस H इज इक्वल टू V² T अपॉन R,
देयरफॉर H इंटू आर अपॉन T इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। आर इधर गया, वी टी नीचे आया और वी स्क्वायर आया। देयरफॉर हीट कितना है, 100 है, 100 जूल इंटू रेजिस्टेंस है कितना बेटा, 4 है, और टाइम है 1 सेकेंड इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया ऊपर, 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 400 का रूट कितना है, 20, 20 इक्वल्स टू वी, देयरफॉर वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। और इस तरह से अगर फाइनल आंसर लिखना है मुझे तो मैं लिख दूंगा पी डी दैट इज वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट इज आवर आंसर। In the next sum, they have given us there is an electric bulb which is connected to 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है और बल्ब का पावर पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू वी आई। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो P इक्वल्स टू वी है क्या अपने पास, यस 220 इंटू 0.50। देखो P इक्वल्स टू, अब ये आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे ये 22 इंटू ये 5 हो जाएगा बराबर, एंड 22 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 110। पावर का यूनिट है वॉट, तो दिस विल बी 110 वॉट। ठीक है, तो सिंपल सम था ये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए सम पूछ लेते हैं ऐसे उन्होंने। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, उसका जो पावर है वो 400 वॉट है, वो रोज़ 8 घंटों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी महीने में इन वन ऑफ द मंथ अगर उसे हम रोज़ 30 डेज़ के लिए यूज़ करते हैं 8 घंटे, तो उसका वजह से कॉस्ट, बिजली का कॉस्ट क्या हो जाएगा वो फाइंड करना है। और रेट जो है किलो वाट पर आवर इज़ ₹3, ये गिवन है। ठीक है, तो ये अगर सम आपने कर लिया ना तो ये बड़ा फ़ायदे वाला चीज़ है। इससे आप कभी भी अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी को भी अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, मशीन्स जो भी ऑपरेट हो रहे हैं उन मशीन्स का पावर चाहिए और कितने टाइम के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली ऑपरेट हो रहे हैं। तो जो कभी भी जब ऐसा समय है ना बराबर, तो इसका एक ही तरीका है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट स्टेप में एनर्जी कंज्यूम्ड। सबसे पहले फाइंड करते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, ईसी। और एनर्जी कंज्यूम्ड होता है पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज, पावर इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज। पावर जो है यहाँ पर वो है 400 वॉट, इनटू टाइम जो है वो 8 है, और नंबर ऑफ डेज जो है वो है 30। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हो, एनर्जी कंज्यूम्ड किस में फाइंड करना है वो डिपेंड करता है। अगर एनर्जी कंज्यूम जूल में फाइंड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेट किस में दे दिया, किलो वाट पर आवर में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड भी टाइम इज़ गिवन इन आवर, तो नो प्रॉब्लम, ये वाला आवर में हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज तो आवर्स में ही रहेगा। ये जो है ना बेटा, ये वॉट में दिया, दिस इज़ गिवन इनटू वॉट, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वाट में। तो ये 400 अपॉन 1000 कन्वर्ट हो जाए किलो वाट में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये किलो वाट में, बिकॉज यहाँ पर रेट दिया है किलो वाट पर आवर का, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम्ड किलो वाट आवर में ही फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको 400 इंटू 8 इंटू 30 अपॉन ये 1000 था ना, 400 अपॉन 1000, ये 1000 आ दिया। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड है ये है किलो वाट आवर में। एनर्जी कंज्यूम किस में आ गया, किलो वाट आवर। पहले जूल पर आवर, जूल आवर में आ रहा था, अब किलो वाट आवर में आ गया। ये 3 0 और ये 2 0, 1 0 गया, तो ये 4 इंटू 8 इंटू 3 हो गया, और 4 इंटू 8 इंटू 3 जो है बराबर, ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 96 किलो वाट आवर। ये आपने फाइंड कर दिया क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड। अब दूसरे में आपको फाइंड करना है कॉस्ट। तो कॉस्ट बराबर इज़ नथिंग बट रेट इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड। कॉस्ट बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, रेट इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड। रेट आपका ₹3 है, एनर्जी कंज्यूम जो है वो है 96। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपका ₹288, ये ₹288। ठीक है बच्चों, तो कभी भी बिजली का बिल जब कैलकुलेट करते हैं ना तो हमें अप्रॉक्सीमेटली किलो वाट आवर में लेना पड़ता है। तो अगर टाइम आवर में नहीं दिया तो टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर पावर भी
किलोवाट में नहीं दिया तो किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किलोवाट को वाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड करने का, किलोवाट को अगर वाट को अगर आपको किलोवाट में करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेकेंड्स को आपको आवर में करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन तो आप जानते हो। तो ये सिंपल सिंपल सम्स था जो हो गया।